जय हिंद साथियों। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने अल्टीग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले समान अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हिस्ट्री की पहली क्लास की शुरुआत किया था और आज हम लोग हिस्ट्री की दूसरी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज भी हम लोग महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके अल्टीग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डेली इस क्लास को अटेंड कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षाओं से संबंधित होंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले आप सभी साथियों से, जो साथी चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आता है तो क्लास को लाइक कर दें, अपने सभी साथियों में शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके पहले वाली क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी साथी उपस्थित हो जाएं और आप लोग अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। तो आज की इस क्लास की शुरुआत करें और पहला प्रश्न है आपके सामने, शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा किसने प्रस्तुत की थी? शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा किसने प्रस्तुत की थी? आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने, चरक ने या सुश्रुत ने? तो बताइए, शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो साथियों आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा प्रस्तुत की थी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? चार ऑप्शन है, एडी 1757, एडी 1764, एडी 1760, एडी 1768। तो बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एडी 1764। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, गंधार कला स्कूल किस अवधि के दौरान फली फूली थी? गंधार कला स्कूल किस अवधि के दौरान फली फूली थी? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है कुषाण काल, ऑप्शन डी है हर्ष काल। तो बताइए गंधार कला स्कूल किस अवधि के दौरान फली फूली थी? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुषाण काल। गंधार कला स्कूल कुषाण काल की अवधि के दौरान फली फूली थी। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के किस संत ने भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया?
निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के किस संत ने भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया? ऑप्शन ए है नामदेव, ऑप्शन बी है तुकाराम, ऑप्शन सी है ज्ञानेश्वर, ऑप्शन डी है रामदास। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर जी ने भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया था और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय नेता को साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान प्राणघातक चोटें आई थी? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। किस राष्ट्रीय नेता को साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान प्राणघातक चोटें आई थी? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान प्राणघातक चोटें आई थी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। मणिग्राम का एक व्यापारिक संघ था। मणिग्राम का एक व्यापारिक संघ था। ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पूर्वी भारत, ऑप्शन डी मध्य भारत। तो मणिग्राम का एक व्यापारिक संघ था, क्या सही जवाब होगा बताइए। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत। मणिग्राम का एक व्यापारिक संघ दक्षिण भारत था। बात करें अगले प्रश्न की। तो भारतीय सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह का नेता किसे घोषित किया था? भारतीय सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह का नेता किसे घोषित किया था? आपके पास ऑप्शन है सरदार भगत सिंह को, ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मीबाई को, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर को, ऑप्शन डी है तात्या टोपे को। तो बताइए इनमें से किसको भारतीय सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह का नेता घोषित किया था? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर को। भारतीय सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर को घोषित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने पूरा करवाया था? आपके सामने ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो बताइए इनमें से किसने कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य जो है वो पूरा करवाया था? आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा करवाया था। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो बताइए इनमें से किसने लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना की थी? आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना की थी। आगे बढ़ें और अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
और क्लास को शेयर करते रहेंगे। ठीक है, जितनी संख्या में आप जुड़ेंगे क्लास को अटेंड करने में और पढ़ाने में उतना ही आनंद आएगा। तो सभी लोग क्लास से जुड़ते जाइए। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत बार परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में असैनिक सेवा पद्धति यानी सिविल सर्विस सिस्टम को संगठित किया था? ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में असैनिक सेवा पद्धति यानी सिविल सर्विस सिस्टम का संगठित किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटेबन और ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। तो बताइए इनमें से किसने भारत में असैनिक सेवा पद्धति सिविल सर्विस सिस्टम को संगठित किया था? आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने भारत में असैनिक सेवा पद्धति यानी सिविल सर्विस सिस्टम को संगठित किया था। आगे बढ़े और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी उर्दू या ऑप्शन डी हिंदी। तो इनमें से कौन सी भाषा दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासकीय भाषा के रूप में थी? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फारसी। फारसी भाषा जो थी यह दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान वहाँ की प्रशासकीय भाषा के रूप में विद्यमान थी। आगे बात करें, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संत महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे? इनमें से कौन से भक्ति संत महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे? ऑप्शन ए ज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी सूरदास। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सूरदास जो थे वो महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे, बाकी ज्ञानेश्वर, तुकाराम और नामदेव ये तीनों ही महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ठीक है, आगे बात करें और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आज का आखिरी प्रश्न है ये, और ये कह रहा है कि महान विचारक रूसों के विचारों में से किस आंदोलन को प्रेरणा मिली थी? महान विचारक रूसों के विचार से किस आंदोलन को प्रेरणा मिली थी? ऑप्शन ए है ब्रिटिश क्रांति को, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी क्रांति को, ऑप्शन सी है जर्मन क्रांति को या ऑप्शन डी है अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध। इनमें से किस आंदोलन को महान विचारक रूसों के विचारों का जो प्रेरणा है वो मिला था? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांसीसी क्रांति को महान विचारक रूसों के विचारों का प्रेरणा मिला था। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हिस्ट्री के जो आपके परीक्षाओं से संबंधित हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और जितने भी साथी चैनल पे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी साथियों में शेयर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।